नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण एमपीएसआई, एमपीपीएससी और अन्य एग्जामों में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हम बचपन में पढ़ते थे, याद कर लेते थे, लेकिन इस टॉपिक को कभी अच्छे से समझा नहीं है। वास्तव में संज्ञा कहते हैं नाम को। नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो अथवा भाव का हो। इसी तरीके से अगला टॉपिक है सर्वनाम। हम पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वास्तव में जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है और सबके लिए प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं कल भोपाल गया था, तो हमने अपना नाम नहीं लिया, अपने नाम के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया, मैं शब्द का प्रयोग। मैं शब्द का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर कर सकते हैं। इसलिए मैं शब्द सर्वनाम होगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी संज्ञा को नाम भी कहते हैं। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। जाता है जैसे मोहन रामायण व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया। जबलपुर स्थान का नाम हो गया, आदि। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। हम जब गांव से आते हैं
तो एक नदी पार करते हैं। नदी शब्द सभी लोग समझते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि हम कौन सी नदी पार करते हैं, क्योंकि नदी शब्द का प्रयोग गंगा नदी के लिए भी किया जाता है, यमुना नदी के लिए भी किया जाता है, नर्मदा नदी के लिए भी किया जाता है। वास्तव में हम जब गांव से आते हैं तो सबसे पहले सिंध नदी पार करते हैं। तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जो एक जाति अर्थात वर्ग विशेष का बोध कराता है, और सिंध शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो एक पर्टिकुलर नदी के बारे में बताता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, पद्मावत, नर्मदा, ग्वालियर, हिमालय, दैनिक भास्कर आदि। रवि किसी व्यक्ति का नाम है, पद्मावत महाकाव्य है, नर्मदा नदी है, ग्वालियर शहर का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, और दैनिक भास्कर समाचार पत्र का नाम है। यानी किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराते हुए जाति विशेष अर्थात वर्ग विशेष का बोध कराए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला उदाहरण था रवि, तो उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी लड़का। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का दूसरा उदाहरण था पद्मावत, तो पद्मावत क्या है, महाकाव्य, तो उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी महाकाव्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा का तीसरा उदाहरण था नर्मदा, उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का चौथा उदाहरण था ग्वालियर, उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी शहर। व्यक्तिवाचक संज्ञा का नेक्स्ट उदाहरण था हिमालय, उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी पर्वत। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतिम उदाहरण था दैनिक भास्कर, उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी समाचार पत्र। तो इस तरीके से लड़का रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी जातिवाचक संज्ञा लड़का। पद्मावत हिंदी में लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो पद्मावत की जातिवाचक संज्ञा होगी महाकाव्य। और नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी जातिवाचक संज्ञा नदी। ग्वालियर शहर है, तो शहर जातिवाचक संज्ञा है और ग्वालियर व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी पर्वत। और दैनिक भास्कर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी समाचार पत्र। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराते हुए वर्ग विशेष अर्थात जाति विशेष का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा परिवार, तो परिवार किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। किसी वस्तु का नाम है? नहीं। किसी स्थान का नाम है? नहीं। किसी भाव का नाम है? नहीं। तो परिवार किसका नाम है? परिवार एक समूह का नाम है, ऐसा समूह जिनके बीच रक्त संबंध हो तो उसे हम परिवार कहते हैं। इसी तरीके से द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो उस द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए जिससे कोई वस्तु बनी हुई हो, तो उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, तांबा, जल आदि। अच्छा, तीनों में अंतर समझो। जैसे जल है, तो जल क्या है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। यही जल यदि बहुत अधिक मात्रा में बह रहा हो तो हम उसे कहते हैं नदी। नदी क्या है? नदी है जातिवाचक संज्ञा। और उस नदी को यदि हमने एक नाम दे दिया जैसे नर्मदा, तो नर्मदा शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से जैसे लकड़ी है,
लोहा है, तो लकड़ी या लोहा क्या है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। उसी लकड़ी और लोहे से हमने एक रेल बना दी, तो रेल शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और उस रेल को हमने एक नाम दे दिया पंजाब मेल, तो पंजाब मेल क्या है, पंजाब मेल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो तीनों में अंतर समझ में आया। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराते हुए समूह का बोध कराए, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, सभा आदि। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो उस द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए जिससे कोई वस्तु बनी हुई है, तो उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तो सोने से क्या बनता है, आभूषण, गहने। लोहा, लोहे से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक आदि। थर्ड, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्वभाव, गुण, अवस्था तथा भाव आदि का बोध कराए, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, ईमानदारी, बुढ़ापा, सौंदर्य, निकटता, सजावट आदि। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस वाक्य में नेपोलियन शब्द है। ऑप्शन था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो नेपोलियन शब्द अपने आप में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ नेपोलियन शब्द वीर पुरुषों की जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ नेपोलियन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से गांधी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो यहाँ गांधी शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि नेपोलियन शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी तरीके से गांधी शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। वास्तव में भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से तथा क्रिया से भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हमने इसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो नया शब्द बन गया लड़कपन, और लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से बच्चा से बचपन, पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व और गुरु से गुरुत्व भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अपना, अपना से बनता है भाववाचक शब्द अपनापन या अपनत्व। मम से ममता, यहां ममता, मां की ममता जो हम कहते हैं ना, भाव। यदि किसी का नाम ममता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और यदि ममता भाव है तो भाववाचक संज्ञा। जैसे ममत्व, निज से निजता या निजत्व, प्राइवेसी। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। वीर, वीर से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है वीरता। धीर से धैर्य या धीरता। सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। और हरा से भाववाचक शब्द बनता है हरियाली, और लाल से भाववाचक शब्द बनता है लालिमा।
अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। निकट से निकटता, दूर से दूरी, ऊंचा से ऊंचाई और गहरा से गहराई भाववाचक शब्द बनते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बनाना क्रिया है तो इससे भाववाचक शब्द बनता है बनावट, सजाना क्रिया से बनता है सजावट और लिखना क्रिया से बनता है लिखावट। तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। हिंदी व्याकरण आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।